तालियों का अर्थ क्या होता है वो सभी सूरी जन अपने अपने बुद्धि के अनुसार जान सकते हैं, इसलिए मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दूंगी। यदि मुझे बोलना ही है तो अब इतनी दूर से आएंगे तो थोड़ा मैं सबसे ज्यादा दूर से आई हूँ और आप लोग भी कम से बैठे हैं, तो थोड़ा धैर्य करके यू हैव टू बेयर विथ मी। मैं बिना सुनाए तो छोड़ूंगी नहीं, इसलिए जितना हो सकेगा उतना संक्षेप में जरूर बोलूंगी। मैं ये भी चाहूंगी कि मैं कुछ समय 30 मिनट तक प्रस्तुति करूंगी, बाद में यदि आवश्यक लगे तो आप प्रश्न पूछेंगे, उस संवाद के माध्यम से हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर कितना लंबा चलाना वो आपके हाथ में रहेगा, मेरे हाथ में नहीं। मैं यहाँ किस हैसियत से खड़ी हूँ? मैं शासन में नहीं हूँ, मैं प्रशासन में नहीं हूँ, मैं किसी यूजीसी की मान्यता वाली यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो मान्यता प्राप्त है परंतु अनुदान प्राप्त नहीं है, ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भाग नहीं हूँ, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर का भाग नहीं हूँ, मैं किसी प्रोडक्शन हाउस का भी भाग नहीं हूँ, मैं केवल और केवल एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक के नाते शिक्षकों के साथ संवाद करना यही मेरा कार्य है। मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ के कुलपति की हैसियत से भी नहीं बोल रही हूँ, केवल शिक्षक के रूप में ही बोल रही हूँ। तो फिर एक शिक्षक दूसरे शिक्षकों से जो निवेदन कर सकता है, जो आपसी बात कर सकता है, वही हमारे वार्तालाप का स्वरूप रहेगा। ऐसा है, देश वैसा ही होता है जैसे उस देश की शिक्षा होती है, समाज वैसा ही होता है जैसे शिक्षा उसे मिलती है, व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे शिक्षा उसको मिलती है। हम कहते हैं ना, ये तो माँ के पेट से सीख कर आया है। अरे क्या इतना कैसा बोल रहा है, कितना मोटा उल्टा कहाँ से सीख कर आया? हम सब कुछ सीख कर ही आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा अपने जीवन का, सबके जीवन का अभिन्न अंग है और हम वैसे होते हैं जैसे हमको शिक्षा मिली होती है, और शिक्षा वैसी ही होती है जैसा शिक्षक होता है। अगर देश में समस्याएं हैं तो मान लो कि हम ऐसे हैं जिन्होंने या तो समस्या निर्माण की है अथवा समस्या को हम दूर नहीं कर रहे हैं। यदि देश में निर्बुद्ध लोग, भ्रष्टाचारी लोग, असंस्कृत लोग हैं, यदि देश संकट में है, तो मान लो कि हम लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। हमारे रहते इस देश में झूठ बोलने वाला कैसे हो सकता है? हमारे देश में भ्रष्टाचारी व्यक्ति कैसे हो सकता है? हम तो सीधा सीधा सिस्टम का नाम ले लेंगे या विदेशों का नाम ले लेंगे, किसी का भी ले लेंगे। उनको हमने क्यों नहीं सिखाया? हमको सिखाना चाहिए था। जैसे कोई बालक अशिष्ट आचरण करते हैं, असंस्कारी भाषा बोलते हैं, तो हम कहते हैं अरे किस स्कूल का है, माँ बाप ने बोलना नहीं सिखाया, माँ बाप ने व्यवहार करना नहीं सिखाया। ऐसे ही देश वैसा ही होता है जैसे हम और आप होते हैं। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई ताना देना नहीं है, ये हकीकत है, ये तथ्य है, ये सत्य है। भारत यदि विश्व गुरु था तो उसके आचार्यों के कारण से था। भारत यदि संकट में पड़ गया तो उसके आचार्यों के कारण ही संकट में पड़ गया। तो जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। हम ले या ना ले वो अलग बात है। हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई हमें दंड देगा या नहीं देगा वो अलग बात है।
हम ये तो कह सकते हैं कोई नहीं करता तो हम क्यों करें, कोई हमको कुछ नहीं कह सकता। और वास्तव में शिक्षकों को कोई किसी भी बात के लिए बाध्य नहीं बना सकता, विवश नहीं बना सकता। हम कभी शिक्षकों की ट्रेनिंग में कहते हैं, माने मैं फिर से याद करवाऊं, एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के साथ आप पीटी बांट रहा है, ऐसा ही समझो। हमको शिक्षकों को कहा जाता है 11 से 5 तक आपको विद्यालय में रहना ही है। ठीक है, रह लिए, क्या पढ़ा दिया क्या? रहना 11 से 5 तक विद्यालय में और पढ़ाना, ये तो बहुत अलग बातें हैं। आपका पाठ्यक्रम पूरा होना ही चाहिए, हो गया, इसलिए पढ़ लिया क्या किसी ने, या पढ़ा दिया क्या? नहीं। आपकी कक्षा के छात्रों का विषय 100% आना ही चाहिए, आ गया, उसे क्या पढ़ा लिया क्या? नहीं। हम सब जानते हैं कि नियमों का, कानूनों का, बाध्यताओं का, विवशताओं का, प्रलोभन का, पुरस्कार का, इंक्रीमेंट का पढ़ने पढ़ाने से कोई संबंध नहीं है। पढ़ने पढ़ाने का संबंध शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर क्या करते हैं उसके ऊपर है। तो हमारे देश की अध्ययन अध्यापन की, छात्र और आचार्य के संबंधों की क्या स्थिति रही है, उसे हमें प्रेरणा मानकर या मार्गदर्शक सूत्र मानकर स्वीकार भी करना चाहिए और हो सके तो उसके ऊपर विचार भी करना चाहिए। और यदि हमारा मन करे तो महत्वपूर्ण है, बातें तो कोई नहीं कर सकता, मन करे तो वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। अभी वेदों की बात हुई है, उपनिषद भी वेदों का ही एक हिस्सा है। 11 प्रमुख उपनिषदों में एक है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में आचार्य और छात्र, शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कैसा होता है और उससे अध्ययन कैसे होता है, उसके संबंध में 4 पंक्तियों का ही एक सूत्र है। उसको कहता है आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासी उत्तर रूपम, विद्या संधि प्रवचनम संधानम। 4 ही वाक्य, छोटे छोटे 2 शब्दों के। ये हम सब लोग भाषा में संधि के नियम जानते हैं। 2 शब्द होते हैं, उदाहरण के लिए एक शब्द है गण, दूसरा शब्द है ईश। गण में न का अ यह पूर्व रूप है, ईश में ई उत्तर रूप है। अ और ई की संधि बनकर तीसरा अक्षर होता है ए, और पूरा शब्द 2 शब्दों का मिलकर एक शब्द होता है गणेश। गणेश अब एक शब्द है, पूर्व रूप उत्तर रूप संधि होकर एक शब्द बनाता है गण के समान। आचार्य पूर्व रूपम, पढ़ाने वाला एक है। अंतेवासी माने विद्यार्थी, उत्तर रूपम दूसरा है। प्रवचनम संधानम, दोनों को जोड़ने वाला अध्ययन और अध्यापन है, प्रवचन है। और निष्पन्न क्या होता है? विद्या। दोनों मिलकर जब एक होते हैं, स्नेह भाव से एक होते हैं, आदर से एक होते हैं, आत्मिक रूप में एक होते हैं, तभी विद्या का प्रादुर्भाव होता है। विद्या इतनी सस्ती नहीं कि बाजार में 4 पैसे के मूल्य चुकाकर मिले। आत्मिक संबंध ये जुड़ना चाहिए, और आत्मिक संबंधों से जब आचार्य और छात्र जुड़ते हैं तब जो विद्या प्रकट होती है वह विश्व कल्याणकारी होती है। केवल अध्येता का नहीं, केवल अध्यापक का नहीं, केवल उसके समुदाय का नहीं, केवल हमारे देश का नहीं, विश्व कल्याणकारी वह विद्या होती है। भारत की विद्या, भारत का ज्ञान
हमेशा विश्व कल्याणकारी रहा है, क्योंकि भारत के मनुष्य का, भारत के ज्ञानवान मनुष्य का, भारत के ऋषियों का सूत्र क्या रहा है, मनीषा क्या रही है, उद्घोष क्या रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे, सब कोई। भारत ने कभी नहीं कहा भारतीयाः भवन्तु सुखिनः, भारत ने कभी नहीं कहा हिन्दवः भवन्तु सुखिनः, भारत ने कभी नहीं कहा मनुष्याः भवन्तु सुखिनः, भारत ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। मनुष्य मात्र, भूत मात्र, प्राणी मात्र, वनस्पति मात्र सब सुखी बने, सबका कल्याण हो, सब निरामय हो, ऐसी कामना लेकर भारत के आचार्य ने, भारत के शिक्षक ने अपने पास आए हुए छात्रों को पढ़ाया है, अपने पास आए हुए छात्रों को ज्ञान दिया है। ये इसलिए यह पवित्र कार्य है। कोई करे या न करे ये कोई नहीं, कोई नहीं कह सकता, शिक्षक को और कोई नहीं कह सकता। हम स्वयं समझे तभी हो सकता है कि मैं बार बार दोहराती हूँ, हमको कहने वाला और कौन होता है, क्योंकि शिक्षक अंततः गुरु है। गुरु माने बड़ा, गुरु माने श्रेष्ठ, उसके पास सब ज्ञान लेने के लिए आएंगे। उसको ज्ञान देने के लिए किसका आने का साहस है, नहीं दे सकता। लेकिन कोई अगर नहीं दे सकता उपदेश, या कोई यदि नहीं दे सकता नियम कानून, उसका भय यदि कोई नहीं दे सकता, तो फिर क्या होता है पता है? प्रकृति का अपराध, मानवता का अपराध, स्वयं का अपराध, परमात्मा का अपराध। कोई भी अपराध करते हैं वो पाप है। कहीं पर भी रहकर हम कोई पाप करते हैं तो वो तीर्थ क्षेत्र में जाकर नष्ट होता है। वो हमारा पाप नष्ट करने वाला, गंगा स्नान करो पाप नष्ट होता है, परंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में जाकर ही पाप करो तो वह धुलता नहीं है, वो तो वज्रलेप रहता है, वज्र के समान अभिन्न ऐसा हो जाता है। बाकी सबको उपदेश देने वाला गुरु, उसको तो कोई आकर कुछ नहीं कह सकता। बाकी के दुनिया को वह सुधार सकता है, ज्ञान दे सकता है। वह स्वयं यदि अपराध करता है तो उसका अपराध कभी भी माफ नहीं होता है, और वो स्वयं की हानि करता है, सबकी हानि भी करता है। इतना स्वयं दायित्व का या स्वयं बड़प्पन का ऐसा स्थान होता है, ऐसा उसका व्यवहार होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा होती है। ऐसे शिक्षकों ने आज के समय में क्या विचार करने की आवश्यकता है? अभी राजेंद्र जी ने अंत में एक सूत्र कहा, हमें भारतीय ज्ञान देने की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान का मैक्स मूलर से लेकर विलियम जोन्स से लेकर विलियम विल्बरफोर्स और मैकॉले तक के लोगों ने मिलकर क्या क्या किया, इतना उसको नष्ट कर दिया, इसकी कथा तो उन्होंने बताई। हम लोगों को इसका उत्तर देना है तो भारतीय ज्ञान देना चाहिए। कक्षा कक्षों में ज्ञान देने का प्रारंभ होता है, छोटी कक्षाओं से ज्ञान देने की शुरुआत होती है। तो प्रारंभ में हम क्या करेंगे? जानकारी इकट्ठी करो, भारत को जानो। क्या जानो? भारत कैसा है, भारत में कितनी समृद्धि रही है, भारत कितना सुसंस्कृत देश है, भारत कितना ज्ञानवान देश है, जानो। मैं केवल
मठों मंदिरों की, अध्यात्म की, वेदों की, उपनिषदों की या रामायण महाभारत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ, मैं साइंस की बात कर रही हूँ, मैं कॉमर्स की बात कर रही हूँ, मैं कारीगरी की बात कर रही हूँ, जिससे जीवन समृद्ध बनता है। और आज तो समृद्धि के पीछे है ना, इस समृद्धि के क्षेत्र में 200 वर्ष के काल में भारत कितना समृद्ध रहा है और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसके कितने पराक्रम हैं, उसके आप ढूंढने जाएंगे तो हजार उदाहरण मिलेंगे। दुर्भाग्य से हमारे पाठ्य पुस्तकों में उसमें से एक भी नहीं होता। मैं केवल 2 या 3 उदाहरण बताऊंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। 50 वर्ष पूर्व तक झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों में वनवासी लोगों के पास विद्या थी, कौशल था, इस्पात बनाने की, भट्टी बनाने का। ये भट्टी कम से कम लागत में बनती थी। वो असेंबल किए जाने वाले और डिसमेंटल किए जाने वाले स्पेयर पार्ट से बनती थी। उसको डिसमेंटल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था और उसमें जो इस्पात बनाया जाता था वह विश्व में नंबर 1 था। विश्व में, माइंड यू, नहीं कोई मानेगा, डॉक्यूमेंटेड ट्रूथ है, विश्व में नंबर 1। उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, परंतु इस्पात बनाना आता था। तेज तलवार, पानीदार तलवार कही जाती है, इनको तलवार को पानी चढ़ाने की विद्या आती थी। ये क्या है? ये क्या है? ये विद्या नष्ट हो गई क्योंकि हम लोगों ने सिखाई नहीं। ये विद्या किसी को स्मरण भी नहीं है, ज्ञात नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं। हमने माने हम लोगों को जो बाध्य कर रहे हैं उन लोगों ने हमको बताया ही, पढ़ाया भी नहीं, बताया भी नहीं कि हमारे देश के छात्रों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस्पात नंबर 1। कपड़ा बुनने की विद्या आज की तारीख में विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्पिनिंग व्हील 500 काउंट का सूत काटता है। ढाका की मलमल विश्व विख्यात थी 150 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व। काउंट कितना था? 2425। कहाँ 500, कहाँ 2425। ये भारत के बुनकरों की उपलब्धि है, श्रेष्ठता है। मैं जो कपड़ा बनाने की कला कह रही हूँ, रंग बनाना, प्राकृतिक रंग बनाना 400 वर्ष तक नहीं जाता है, नहीं फेल होता है। कागज बनाने की कला आज भी कश्मीर में, राजस्थान में, गाँव में ऐसे कारीगर हैं और आज भी वह विद्या है जो हाथ से कागज बनाते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया से कागज बनाते हैं, जिसका आयुष्य 500 वर्ष है। एक भी कागज आज ऐसा नहीं बनता यंत्रों के माध्यम से। इसी प्रकार से प्राकृतिक प्रक्रिया से जो स्याही बनती है उसके ऊपर लिखने वाले 800 वर्ष तक फेड नहीं होती। ये क्या है? इतनी उत्कृष्टता। ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकती हूँ। हमको क्या करना चाहिए? ये तो केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। साइंस का, मेडिकल साइंस का एक उदाहरण बताकर मैं आगे बढ़ूंगी। हमारे गुजरात में एक कादू मकराणी नाम का डाकू हुआ था। वो जूनागढ़ के नवाब के विरोध में डाकूगिरी करता था। तो नवाब का विरोध करने के लिए क्या करना? नवाब के जो प्रिय किसान हैं उनके नाक काटो। तो उसने नाक काटने का विश्व विक्रम बनाया। नवाब को चिंता हुई, मेरे प्रिय किसानों के नाक कटना, मेरी ही नाक कटना है, मैंने प्रतिष्ठा कम होना, इज्जत जाना। तो उनके यहाँ एक सिविल सर्जन थे,
लंदन में जाकर सर्जरी सीख कर भी आए थे, मेडिकल साइंस सीख कर आए थे। उनका नाम त्रिभुवन दास शाह। उनको बुलाया, ना कटी हुई नाक की जोड़ो। अब उसके पास विद्या ही नहीं थी। एलोपैथी में उस समय रिनोप्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वो तो चिंता में पड़ गए। अब नवाब को कैसे कहे नहीं आता, तो उसने जामनगर के राजा के राजवैद्य थे झंडू फार्मेसी वाले, वो उनके मित्र थे। उनको सरकारी मेहमान करके बुलाया। दोनों ने मिलकर सुश्रुत संहिता में अध्ययन करके कटी हुई नाक जोड़ने की पद्धति खोजी और किसानों के नाक जोड़ना शुरू किया। उसके त्रिभुवन दास शाह के नाम पर रिनोप्लास्टिक सर्जरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इंटरनेशनल सेमिनार्स में उनका नाम लिया जाता है। जूनागढ़ के लोगों को पता नहीं है, गुजरात के लोग जानते नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में तो कैसे जानेंगे, वो तो स्वाभाविक है, हम नहीं जानते। तो सर्जरी के क्षेत्र का ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, रिनोप्लास्टिक सर्जरी 100 केसेस। उन्होंने पहले 100 ऑपरेशन किए, उसका उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है, चित्र देकर किया है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम भारतीय हैं तो भारत के गुणगान गा रहे हैं, नहीं। साइंस का, मेडिकल साइंस का ऐसे सैकड़ों उदाहरण हम दे सकते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में, हमारे लाइब्रेरी रीडिंग में ऐसे पाठ होने चाहिए। ये तो कलेक्शन है ना केवल, ये कहाँ रिसर्च है, ये कहाँ मौलिक चिंतन है, ये कौन सी विद्वता की बातें हैं। ये तो 5वीं 7वीं 9वीं 11वीं 13वीं की पुस्तकों में ये पाठ होने चाहिए। भारत को जानो। और ये तो मैंने साइंस टेक्नोलॉजी का कहा, प्रोडक्शन का, पंचायत राज का, सामाजिक स्थिति का, सामाजिक व्यवहारों का इतना अधिक जानकारी का क्षेत्र हमारे सामने है, जो हमारे छात्रों को पढ़ने के लिए मिलेगा तो फिर भारत के बारे में जानना शुरू होगा। We really do not know भारत। हमको भारत क्या है वो पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। अभी राजेंद्र जी ने विपरीत ज्ञान कहा था, उल्टा पता तो है। कल ही मैं हमारे बीएड किए हुए शिक्षक शिक्षिका के साथ बात कर रही थी। हाँ, भारत में सती प्रथा थी, भारत में बाल विवाह था, भारत में अस्पृश्यता थी। मैंने कहा कौन सी सती प्रथा? वो हम पता है, हम 7वीं में पढ़ते थे, पुस्तक में, इतिहास की पुस्तक में ऐसे चित्र आता था, सारे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, एक महिला को उसके पति की चिता में जबरदस्ती ढकेल रहे हैं और उस महिला का देवर दूर ऐसा चिंतामग्न होकर बैठा है। ये चित्र है राजा राम मोहन रॉय का। इस इंसिडेंट को सती प्रथा बना दिया, गलत। किसने देखा, किसने सुना, कौन जानता है कि वास्तव में सही हम सती सीता क्यों कह रहे हैं? क्या राम के पीछे वो सती गई थी? क्या दशरथ राजा की पत्नियां पति के पीछे मर गई थी चिता में जलकर? क्या रानी महारानी अहिल्याबाई सती हुई थी? क्या सावित्री को हम सती नहीं कहते? सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, कम से कम प्रश्न तो पूछना चाहिए कि कहां से आए सती प्रथा वाले। नो, वी विल नॉट आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि उनको इतना दबाया गया, हम इतना आहत हो गए। हमारे बारे में कोई कुछ भी कह जाए, हमारे तो कुछ भी बिगड़ता नहीं। ऐसी स्थिति में भारत के बारे में हमारे पास उल्टी जानकारियां हैं, विपरीत जानकारियां हैं। तो पहला तो ये भारत को जानो। हमारे पास पुस्तकों के ऊपर पुस्तकें होनी चाहिए। अभी भी लाइब्रेरीज में है,
हमने ढूंढनी चाहिए, पाठ्य पुस्तकों में इसको स्थान देना चाहिए। दूसरा मुद्दा है भारत को मानो। क्या हम कह सकते हैं पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए होंगे तभी इस बार हमें भारत में जन्म मिला है? नो। भाषण क्या होता है? भारत जैसे गरीब देश में अरे क्या खा रहे हैं, बोल रहे हैं, कौन सी भाषा है, कुछ भी पता नहीं, और बोल दिया भारत जैसे गरीब देश में। अंधश्रद्धा, पिछड़ेपन, भारत जैसे पिछड़े। अरे सबसे पुरानी, सबसे इतिहास में सबसे पहले हम थे जहां वेद मंत्रों का दर्शन किया गया। इतना ज्ञान संपन्न, वैभव संपन्न हम पुरातन काल में थे। वो संस्कृति आज भी है। हम 10,000 वर्ष तक जीवित रहने वाली प्रजा तो हम ही हैं। जगत की अनेक संस्कृतियां आई और काल के प्रवाह में लुप्त हो गई। हम उस समय उनसे पहले थे, उनके बाद भी हैं, और उसी श्रद्धा से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं जो 10,000 वर्ष पहले करते थे। उसी श्रद्धा से रामायण का पठन करते हैं जो त्रेता युग में रची गई। और हम कहते हैं भारत जैसे पिछड़े देश में। जरा एक बार तो प्रश्न पूछो कि कैसे पिछड़े हो गए? विश्व में एकमात्र दूसरा देश है जो भारत की जैसे प्राचीनता का दावा कर सकता है, वह है चीन। परंतु 100-125 वर्ष पूर्व विश्व में कम्युनिज्म का उदय हुआ तो महात्मा बुद्ध, महात्मा कन्फ्यूशियस और ताओ का चीन कम्युनिस्ट चीन बन गया। आज कम्युनिस्ट भी छद्म कम्युनिस्ट हुआ और वह पुनः ताओ, कन्फ्यूशियस और गौतम बुद्ध का नहीं हुआ, वह अमेरिकन चीन बन गया। केवल एकमेव अद्वितीय हमारा देश है जो वही का वही है। इतने आक्रमण होने के बाद भी भारत को मानो, हम श्रेष्ठ हैं। हम डार्विन ने कहा उस प्रकार से वानर हमारे पूर्वज नहीं हैं, हम अमृतस्य पुत्रः हैं। परमात्मा ने अपने प्रतिरूप में हमको बनाया है, इतना तो मानो। अरे श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ मानो ना। नहीं, अरे हमको नहीं आता, वो अमेरिका वाले मानते नहीं, अरे वो नहीं मानेंगे, आप तो मानो। तो हमारे छात्रों को भारत को मानने का सिखाना चाहिए। हमें भारत को मानना चाहिए। भारत की श्रेष्ठता, भारत के जीवन मूल्य, भारत का विश्व कल्याणकारी स्वभाव, भारत की विश्व कल्याणकारी वृत्ति प्रवृत्ति, हमारी ऋषि परंपरा, हमारे पराक्रमी पूर्वजों की परंपरा, हमारी श्रेष्ठ उपलब्धियां संस्कृति के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो रही है उसका गौरव मानो। हमने, धर्मपाल जी ने लिखा है, गत 500 वर्षों में यूरोप के लोग विश्व प्रवास पर निकले। जहां जहां गए वहां उन्होंने लूट की, अत्याचार किए, शोषण किया और देशों को गुलाम बनाया। इसके परिणाम स्वरूप आज ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, यूरोप बन गया। अफ्रीका यूरोपियन बन गया, अमेरिका यूरोपियन बन गया। भारत में भी आए, भारत को भी गुलाम बनाया, लूटा, अत्याचार किए। भारत ने प्रतिकार किया, पुनः भारत बनने के लिए वो खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है भारत, अफ्रीका नहीं है, अमेरिका नहीं है, भारत भारत है। ये तो मानो, ये मानो, ये तो इतिहास के उदाहरण है। ये मानो, नहीं मानेंगे। हाँ, आप कहते हैं वो होगा, लेकिन फिर भी ना अमेरिका इज अमेरिका, ऐसे कहने वाले। अरे अमेरिका के पीछे जाएंगे तो पैसिफिक और मेडिटेरेनियन में डूबने के अलावा कोई भविष्य नहीं है। भारत के पीछे अमेरिका आएगा
तो अमेरिका भी बचेगा। बचना है तो दुनिया को भारत के रास्ते पर चलना होगा, और दुनिया को चलाने से पहले हमको भारत के रास्ते पर चलना होगा। हमें अपना स्मरण करना होगा। इसलिए तीसरा सूत्र है भारतीय बनो। भारतीय बनो, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय होने पर गर्व करो। भारत, दुनिया तो यूरोप के देश तो विश्व में गए और अत्याचार किए, गुलाम बनाया, टूटा। भारत के ऋषि, भारत के कारीगर, भारत के व्यापारी, भारत के पराक्रमी सेनानी विश्व भर में गए और विश्व को श्रेष्ठ बनाया। कला सिखाई, कारीगरी सिखाई, वस्त्र पहनना सिखाया, ज्ञान विज्ञान सिखाया, उनका कल्याण किया। भारत का व्रत क्या था? विश्व में जाने का। हमारे पास ज्ञान है, विश्व को ज्ञान देंगे। हमारे पास संस्कृति है, विश्व को संस्कृति देंगे। हमारे पास समृद्धि है, उनको समृद्धि निर्माण करना सिखाएंगे। हमारे पास कारीगरी है, सबको कारीगरी सिखाएंगे। हम आज हैं, श्रेष्ठ हैं, विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे। कुरुण्वन्तु विश्वमार्यम्, ये हमारा व्रत है। ऐसा भारत, विश्व गुरु ना हो तो भी आश्चर्य है, परंतु हमने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा कि हम तुम्हारे गुरु है, हम तुमसे श्रेष्ठ है। नहीं, हमारे जैसे तुम भी बनो, इसलिए हम प्रयास करेंगे। विश्व ने उपकार बुद्धि से कहा भारत हमारा गुरु है। हमारे कहने से क्या हम गुरु बन जाएंगे? नहीं, विश्व ने स्वीकार किया कि भारत हमारा गुरु है, इसलिए हम विश्व गुरु थे। विश्व ने स्वीकार किया, इसलिए आज भी विश्व संकट में है, आज भी विश्व प्रतीक्षा कर रहा है। कौन रास्ता दिखाएगा? विश्व को पता है भारत रास्ता दिखा सकता है। भारत नहीं जानता कि हम श्रेष्ठ हैं। भारत को नहीं लगता कि हमारी विरासत इतनी महान है। भारत नहीं जानता कि हमें अभी भी सामर्थ्यवान बनकर ये सब ग्रहण करने की क्षमता हमारे में है। मैं केवल एक छोटी सी कहानी सुनाकर मेरी बात पूर्ण करूंगी, बाद में आप जैसे चाहेंगे। एक सिंहिनी थी, शाम को जंगल में पानी पीने के लिए आई। उसी समय दुर्दैव से शावक को जन्म देकर, बच्चे को जन्म देकर उसकी मृत्यु हो गई। वो सिंह शावक अकेला पड़ गया। उसी समय भेड़ों का झुंड भी पानी पीने के लिए आया। भेड़नी को लगा अरे ये तो अनाथ है, उसकी माँ मर गई है, तो उसको अपने साथ ले गए। और वो सिंह शावक भेड़ों के बीच में भेड़ मानकर, अपने आप को भेड़ का बच्चा मानकर बड़ा होने लगा। उनके साथ खेलता था और उनके जैसा ही खाना खाता था, उनके जैसा व्यवहार करता था। कुछ दिनों के बाद फिर से वो जंगल में जलाशय में पानी पीने के लिए गए, तो दूर से सिंह गर्जना सुनाई दी। तो सारी भेड़ें इधर उधर भागने लगी। तो सिंह का बच्चा भी भागने लगा। वो अपने आप को भेड़ी तो मानता था। सिंह ने दूर से देखा कि भेड़ें तो भाग रही है, ये सिंह शावक क्यों भाग रहा है? तो उसको इतना आश्चर्य हुआ, लेकिन इतना गुस्सा भी आया, तो उसने आकर भेड़ों को छोड़ दिया, उस सिंह शावक को पकड़ा। तो वो वही वैसे ही गिड़गिड़ाने लगा, नहीं मुझे छोड़ो, मारो। तो सिंह को और गुस्सा आया, अरे तुम सिंह होकर ऐसे गिड़गिड़ाते हो, तुम सिंह हो क्या? भेड़ करे, नहीं मैं सिंह नहीं हूँ, मैं भेड़ हूँ। अरे मानता ही नहीं है। उसके गर्दन से पकड़ा, पानी के पास ले गया, देख जरा इसमें देखा, हाँ तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा है कि नहीं है? हाँ है। नहीं मैं भेड़ हूँ। छूटा नहीं है, मैं भेड़ हूँ का लगाए रखा है। फिर से
आवाज, तो उसने धीरे से आवाज निकाली, हाँ निकल रही है, और निकाल, और 4-5 बार किया तो सिंह जैसी आवाज भी निकली। और अंत तो गत्वा उस सिंह शावक को प्रतीति हुई कि मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं सिंह शावक हूँ, और सिंह के साथ जंगल में चला गया। हमारी भी गर्दन पकड़कर किसी ने गंगा में चेहरा दिखाने की आवश्यकता है। तुम ऐसे वैसे नहीं हो, तुम भारतीय हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे पास ज्ञान विज्ञान है। लोग कहते हैं नहीं, हमको अंग्रेजी नहीं आते ना, हमको वो यूरोप का मेडिकल साइंस नहीं आता ना, तो हम तो एजुकेटेड हैं। अरे गर्दन पकड़ने वाला कोई चाहिए, और हम तो गर्दन पकड़ने वाला आएगा तो छुड़ाने का प्रयास करेंगे, परंतु गर्दन पकड़ने वालों का भी कुछ बल तो होता ही है, क्योंकि अंत तो गत्वा वह सिंह है। ऐसा गर्दन पकड़ने का मौका जब आएगा और आपकी गर्दन कोई पकड़ेगा, तब मानना कि अब हम भारतीय शिक्षक बन रहे हैं, भारतीय बन, तब भारत होगा। मेक इंडिया भारत अगेन कौन बनाएगा? हम और आप। परमात्मा ऐसी शक्ति हम सबको दे, ऐसी सबकी ओर से प्रार्थना करके मेरी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।